द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने हिंद स्वराज के दो बहुत ही कह सकते हैं कि तीव्र और शक्तिशाली अध्याय हैं। हाँ, अध्याय 16 और 17। ये स्रोत एक संवाद की तरह हैं, एक पाठक और एक संपादक के बीच, जहां संपादक दरअसल महात्मा गांधी के विचारों को आवाज दे रहे हैं। और ये बातचीत एक ऐसे सवाल से शुरू होती है जो मुझे लगता है आज भी उतना ही जरूरी है। कौन सा सवाल? यही कि क्या निष्क्रिय प्रतिरोध या जिसे हम सत्याग्रह कहते हैं वो वाकई कमजोरों का हथियार है, या ये सिर्फ एक मजबूरी का नाम है जब आपके पास मतलब लड़ने के लिए बंदूकें न हो। आज हम इसी धारणा को जरा कुरेदेंगे और समझेंगे कि जिसे गांधी आत्मबल कहते थे वो असल में है क्या। बिल्कुल। तो चलिए इस गहरी बातचीत में उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं पाठक के नजरिए से, जो सुनने में बहुत ही प्रैक्टिकल लगता है। हाँ, बहुत जमीनी बात करते हैं वो। उनका कहना है कि भाई अगर अंग्रेजों ने तलवार के दम पर भारत को जीता है तो उन्हें तलवार के दम पर ही निकालना होगा। बंदूक का जवाब बंदूक से। बिल्कुल। इस तर्क के सामने बिना हथियार के लड़ने की बात, मतलब सत्याग्रह, ये तो एक बहुत भोला और अव्यवहारिक विचार लगता है ना। बिल्कुल, और ये एक बहुत स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। हम शक्ति को ज्यादातर शारीरिक बल से ही जोड़कर देखते हैं। सही बात है। लेकिन यहीं पर गांधी यानी संपादक हमारी पूरी सोच को कह सकते हैं कि जड़ से हिला देते हैं। वो इस बात को सिरे से खारिज करते हैं। कैसे? उनके लिए सत्याग्रह कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक सचेत चुनाव है। वो कहते हैं कि यह कमजोरों का नहीं बल्कि सबसे मजबूत लोगों का हथियार है। सबसे मजबूत लोगों का हथियार। हाँ, अब ये एक बहुत बड़ा दावा है जो हमारी आम समझ के बिल्कुल उलट है। ये सुनने में ही विरोधाभासी लगता है। आमतौर पर हम मजबूत उसे मानते हैं जिसके पास ज्यादा फौज हो या बेहतर हथियार हो। तो फिर गांधी के मजबूत होने का मतलब क्या है? ये बहुत जरूरी सवाल है और स्रोत में इसकी परिभाषा भी दी गई है। वो कहते हैं ये व्यक्तिगत कष्ट सहकर अपने अधिकारों को सुरक्षित करने की एक विधि है। व्यक्तिगत कष्ट सहकर। हाँ, यहाँ सबसे जरूरी शब्द यही है, व्यक्तिगत कष्ट सहना। इसका ये मतलब नहीं कि आप चुपचाप अन्याय सहते रहें। अच्छा। इसका मतलब है कि आप अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, लेकिन उसकी सजा वो अपने ऊपर लेने को तैयार रहते हैं। आप हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देते। तो अगर मैं इसे ठीक से समझ रही हूँ, मतलब अगर कोई दमनकारी कानून मुझ पर थोपा जाता है तो मैं बस ये कहूंगी कि मैं इसका पालन नहीं करूंगी। हाँ। और फिर इसके जो भी नतीजे हों, चाहे मुझे जेल में डाल दिया जाए, मेरी संपत्ति छीन ली जाए, या शारीरिक पीड़ा दी जाए, मैं उसे बिना किसी बदले की भावना के स्वीकार करूंगी। ये तो, इसमें तो बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए। बहुत ज्यादा। आप सोचिए, दूर से किसी पर गोली चला देना शायद आसान हो, क्योंकि उसमें आपको अपने दुश्मन का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन निहत्थे होकर, आंखों में आंखें डालकर किसी अत्याचारी के सामने खड़े होना और कहना, तुम जो चाहो कर लो, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। इसके लिए असाधारण नैतिक बल और आत्मनियंत्रण की जरूरत होती है। ये डर की गैर मौजूदगी नहीं है, बल्कि डर पर जीत पाना है। अच्छा। यही है गांधी के मजबूत होने का मतलब। ये वो शक्ति है जो आत्मसंयम से पैदा होती है। ये विचार सुनने में तो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मेरे मन में वही सवाल आ रहा है जो पाठक के मन में था कि क्या ये असल जिंदगी में मुमकिन है? हाँ, क्या ये सिर्फ एक आदर्शवादी सिद्धांत है? और अच्छी बात यह है कि स्रोत हमें इसे समझने के लिए चोर का उदाहरण देते हैं, जो इस पूरी फिलॉसफिकल बात को जमीन पर ले आता है। हाँ, ये उदाहरण तो इस पूरी अवधारणा के दिल तक ले जाता है। संपादक पूछते हैं, क्या? वो कहते हैं, कल्पना कीजिए आधी रात है, आप गहरी नींद में हैं और अचानक कोई आवाज आती है। आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है। आप देखते हैं कि आपके घर में कोई अजनबी है, एक चोर। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? मेरी पहली प्रतिक्रिया तो होगी डर और फिर गुस्सा। मैं शायद चिल्लाऊंगी या अपने बचाव के लिए कोई भारी चीज ढूंढूंगी। बिल्कुल। मैं अपने परिवार और अपने सम्मान की रक्षा करना चाहूंगी। यही तो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, शारीरिक बल का रास्ता। सही है, और ज्यादातर लोग यही करेंगे। लेकिन गांधी पूछते हैं, इस रास्ते का अंत क्या है? अंत? हाँ, या तो आप चोर को चोट पहुंचाएंगे या वो आपको। नफरत और हिंसा का एक चक्र शुरू हो जाएगा जो शायद कभी खत्म ही ना हो। अब सोचिए, एक सत्याग्रही क्या करेगा? वो एक पल रुकता है, अपनी सांसों पर काबू पाता है, अपने डर को शांत करता है। और फिर वो क्या करता है? वो चोर का सामना करता है, लेकिन एक दुश्मन के तौर पर नहीं। तो फिर कैसे? एक इंसान के तौर पर। वो उसे कहता है, मित्र, लगता है तुम्हें इन चीजों की जरूरत है, तुम इन्हें ले सकते हो, ये सब तुम्हारा है,
लेकिन मैं तुम्हें अपनी इंसानियत, अपनी गरिमा छीनने नहीं दूंगा। एक मिनट, ये तो बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा है। क्या इस बात की कोई गारंटी है कि चोर का हृदय परिवर्तन हो जाएगा? वो तो शायद हंसकर सारा सामान ले जाए। हो सकता है। और शायद सत्याग्रही को कायर समझकर उसे नुकसान भी पहुंचा दे। ये तो सब कुछ दांव पर लगाने जैसा है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, दांव पर लगाना। सत्याग्रह कोई जादुई गोली नहीं है जो तुरंत काम कर जाए। तो फिर ये है क्या? ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दांव है। आप अपना सामान दांव पर लगा रहे हैं, अपनी सुरक्षा दांव पर लगा रहे हैं। और ये सब किस लिए? किस लिए? सिर्फ एक विश्वास पर कि सामने वाले इंसान के अंदर भी अच्छाई का एक अंश मौजूद है और आपका प्रेम और निडरता उसे जगा सकती है। अच्छा, तो यहाँ लक्ष्य सामान बचाना नहीं है? नहीं, लक्ष्य है एक इंसान को बचाना, चोर को बचाना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सत्याग्रही की जीत सामान के बचने या न बचने में नहीं है। नहीं है, बल्कि इस बात में है कि क्या उसने नफरत के सामने प्रेम को चुना, क्या उसने हिंसा के उस चक्र को तोड़ने की कोशिश की। बिल्कुल। इस पूरी प्रक्रिया का लक्ष्य दुश्मन को हराना नहीं है, बल्कि दुश्मनी को ही खत्म कर देना है। ये बहुत बड़ा फर्क है। आप बंदूक का इस्तेमाल करके एक दुश्मन को खत्म कर सकते हैं, लेकिन आप 10 नए दुश्मन पैदा कर देते हैं। उसका परिवार, उसके दोस्त सब आपसे नफरत करेंगे। सही बात है। लेकिन आत्मबल का इस्तेमाल करके आप एक दुश्मन को हमेशा के लिए एक दोस्त में बदलने की क्षमता रखते हैं। ये जीत हार के समीकरण से परे है। ये तो मानवता के स्तर पर एक साझा जीत हुई। हाँ, ये वाकई में शक्ति की परिभाषा को ही बदल देता है। मतलब शक्ति किसी को झुकाने में नहीं, बल्कि किसी को उठाने में है। सही कहा। लेकिन यहाँ पाठक एक और बहुत जायज सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं, ठीक है, ये एक एक व्यक्ति के स्तर पर शायद काम कर जाए, लेकिन राष्ट्रों के बारे में क्या? इतिहास तो युद्धों, क्रांतियों और खून खराबे की कहानियों से भरा पड़ा है। हाँ, ये तर्क बहुत मजबूत लगता है। हर देश की आजादी की कहानी तलवार और खून से लिखी गई है। इतिहास में आत्मबल का कोई उदाहरण कहाँ है? ये एक बहुत ही शक्तिशाली और तार्किक सवाल है, और इसका जवाब गांधी के सबसे गहरे और मार्मिक विचारों में से एक है। क्या जवाब देते हैं वो? संपादक कहते हैं, इतिहास प्रकृति के सहज क्रम में आने वाली रुकावटों का एक रिकॉर्ड मात्र है। वाह, ये पंक्ति जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा तो मुझे कुछ देर रुककर सोचना पड़ा। प्रकृति के सहज क्रम में आने वाली रुकावटों का रिकॉर्ड, ये तो इतिहास को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही पलट देता है। इसका असल में मतलब क्या है? इसे इस तरह से सोचिए, प्रेम, सहयोग, सत्य, विश्वास, ये दुनिया को चलाने वाली प्राकृतिक शक्तियां हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण। बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण की तरह। ये वो अदृश्य धागे हैं जो परिवारों को, समाजों को और पूरी मानवता को एक साथ बांधे हुए हैं। हर दिन अरबों लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ये दुनिया का सहज क्रम है। और ये इतना स्वाभाविक है कि हम इस पे ध्यान भी नहीं देते। बिल्कुल। और इतिहास क्या करता है? इतिहास केवल तभी कुछ दर्ज करता है जब ये सहज क्रम टूटता है, जब दो देशों के बीच युद्ध होता है, जब समाज में गृह युद्ध छिड़ता है, जब नफरत और हिंसा का विस्फोट होता है। मतलब जब रुकावट आती है। अच्छा। हम उन करोड़ों परिवारों का रिकॉर्ड नहीं करते जो शांति से जी रहे हैं, लेकिन हम उस एक परिवार को जरूर रिकॉर्ड करते हैं जहां कोई हिंसा होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इतिहास की किताबों को पढ़कर एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं। कैसे? हम रुकावटों को देखकर ये मान लेते हैं कि रुकावट ही एकमात्र सच्चाई है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे कोई सिर्फ अस्पतालों के रिकॉर्ड्स देख के ये नतीजा निकाले कि पूरी दुनिया हमेशा बीमार रहती है। बहुत अच्छा उदाहरण है। जबकि सच तो ये है कि ज्यादातर लोग ज्यादातर समय स्वस्थ रहते हैं। आपने एकदम सही समझा। सिर्फ इसलिए कि इतिहास की किताबें युद्धों और सम्राटों की कहानियों से भरी हैं, ये साबित नहीं करता कि आत्मबल काम नहीं करता। बल्कि मानवता का अब तक जीवित रहना ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सहयोग और प्रेम की शक्ति नफरत और हिंसा की शक्ति से कहीं ज्यादा मजबूत और स्थायी है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम कब के एक दूसरे को खत्म कर चुके होते। इतिहास उस मूक रचनात्मक शक्ति को नहीं, बल्कि उसके विनाशकारी अवरोधों को दर्ज करता है। तो आज के इस चर्चा से जो मुख्य बातें निकल कर आई हैं, अगर उन्हें समेटें तो पहली, सत्याग्रह या आत्मबल ये कोई कायरता या कमजोरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असल में सबसे बहादुर और आत्मनियंत्रित लोगों का हथियार है, जिसमें हिंसा करने से कहीं ज्यादा साहस की जरूरत होती है।
दूसरी बात, इसका मकसद दुश्मन को खत्म करना नहीं बल्कि दुश्मनी को ही खत्म करना है। हाँ, ये एक आध्यात्मिक प्रयास है। ये व्यक्तिगत कष्ट सहकर सामने वाले के हृदय को बदलने की कोशिश है। ये संघर्ष को एक मानवीय और रचनात्मक दिशा देता है। सही। और तीसरी और शायद सबसे गहरी बात यह है कि इतिहास हमें शक्ति का अधूरा सच दिखाता है। असली शक्ति युद्धों और क्रांतियों के शोर में नहीं बल्कि प्रेम और सहयोग के उस मूक निरंतर प्रवाह में है जो दुनिया को हर पल जोड़े रखता है। और ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या? अगर आत्मबल और प्रेम वाकई में गुरुत्वाकर्षण की तरह एक प्राकृतिक और निरंतर शक्ति है, तो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इसे पहचानने में इतने असफल क्यों हैं? हमारी खबरें, हमारी बातचीत, हमारा ध्यान हमेशा संघर्ष, विवाद और नकारात्मकता पर ही क्यों टिका रहता है? ये तो सोचने वाली बात है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर हम सचेत रूप से अपने आसपास हो रहे सहयोग और प्रेम के अनगिनत छोटे छोटे पलों को देखना, स्वीकारना और उन्हें महत्व देना शुरू कर दें? तो क्या होगा? अगर हम रुकावटों के बजाय उन जुड़ावों का रिकॉर्ड रखना शुरू कर दें, तो हमारा इतिहास और शायद हमारा भविष्य कैसा दिखेगा?